अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, मैदान खेल का हो या सियासत का, खिलाड़ी इक़्तिदार के हों या क्रिकेट के, बेहतियाती और गैर संजीदा रवैया इख्तियार करने के भयानक नताइज सामने आ रहे हैं। कोरोना वायरस की बिगड़ती सूरत हाल से आवाम के साथ साथ सियासतदान और क्रिकेट टीम के खिलाड़ी भी मुतासर हो रहे हैं। आज बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपने ट्विटर पैगाम में बताया कि वो भी कोरोना वायरस का शिकार हो चुके हैं और उन्होंने खुद को घर पर करंतना कर लिया है। इस सूरत हाल में भी बिलावल भुट्टो की जानिब से आवाम को समाजी सरगर्मियों में हिस्सा न लेने की तलकीन नहीं की गई, बल्कि ये कहा गया कि वो घर से काम का सिलसिला जारी रखेंगे और पीपल्स पार्टी के यौम तासीस पर बजरिया वीडियो लिंक खिताब करेंगे। जबकि 30 नवंबर को मुल्तान में जो पीडीएम का जलसा होने जा रहा है, इस जलसे पर अपोजिशन और हुकूमत में एक बार फिर से ठन गई है। पीडीएम 30 नवंबर को हर हाल में जलसा करना चाहती है, लेकिन हुकूमत इसकी इजाज़त देने को तैयार नहीं है। इसी जलसे के सिलसिले में कोरोना एसओपीज़ की खिलाफ वर्जी करने पर गिरफ्तार पीपल्स पार्टी के रहनुमा अली मूसा गिलानी, जिन्हें कल गिरफ्तार किया गया, उन्हें जमानत पर रिहा तो कर दिया गया है, लेकिन डिप्टी कमिश्नर मुल्तान ने पीपल्स पार्टी के जलसा करने की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया है। अब सवाल यह है कि अपोजिशन मुल्तान जलसे से हासिल क्या करना चाहती है, और दूसरी बात यह है कि अपोजिशन को इजाज़त मिले या ना मिले, इससे उनको फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि उन्होंने जलसा करना ही है। पीडीएम का मोमेंटम तो वैसे भी अवामी सतह पर नज़र आ नहीं रहा, तो फिर पीडीएम इस जलसे के लिए आखिर बज़िद क्यों है? क्या इस जलसे को पीडीएम ने अपनी अना का मसला बना लिया है? अहम सवाल ये भी है कि इस बार कोरोना एसओपीज़ पर अमल दरामद करवाने के हवाले से हुकूमत और पीडीएम के दरमियान क्या तसादुम हो सकता है? सूरत हाल बिगड़ सकती है। जबकि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मियां नवाज शरीफ ने मरीम नवाज़ को मुल्तान में जो जलसा होने जा रहा है इसमें शिरकत की हिदायत की है। मरीम नवाज़ के मुताबिक उनके वालिद साहब ने कहा है कि ज़ाती रंज और गम भूल कर जलसे में शिरकत करें। दुख और गम अपनी जगह पर इस वक्त कौमी जद्दोजहद कर रहे हैं। ये जद्दोजहद हमारी ज़ाती नहीं है बल्कि कौमी है, इसे नतीजा खेज़ बनाना है। लेकिन ये भी अटल हकीकत है कि जलसों से हुकूमतें नहीं जाया करती, लेकिन क्या अपोजिशन की जद्दोजहद से वाकई आवाम को कुछ मिलेगा या फ़ायदा हो रहा है? दूसरी तरफ इसे पाकिस्तानी सियासत की बदकिस्मती कहें या बदसूरती कहें, इस मुल्क में जनाजों को भी हुकूमत और अपोजिशन की तरफ से सियासत और पॉइंट स्कोरिंग के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। सियासी तज्ज़ियाकारों के नज़दीक हुकूमत और अपोजिशन की समाजी सरगर्मियाँ आवाम को बेहतियाती के जो मौक़े हैं वो फराहम कर रही हैं, और यही बेहतियाती कोरोना के मरीज़ों के बायस अस्पतालों पर ज़ाहिर है दबाव बढ़ा है, प्रेशर बढ़ा है। कुछ अस्पतालों में जगह ही बेड्स ही कम पड़ने लगे हैं। इसी तरह अब से सियासत से हटकर खेल के मैदान में भी दौरे न्यूजीलैंड के दौरान 6 पाकिस्तानी खिलाड़ियों के कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आए हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम को भी कोरोना एसओपीज़ पर मुकम्मल अमल दरामद की दरख्वास्त की जा रही है। सवाल यह है कि कोरोना वायरस को गैर संजीदा क्यों लिया जा रहा है? इस सब पर मैं बात करूंगी। मुझे ज्वाइन किया है मुशीर इत्तलात पंजाब डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहिबा ने। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा आपका। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, अपोजिशन से जब सवाल करते हैं कि ऐसी गंभीर सूरत हाल में, ख़तरनाक सूरत हाल में, जब कोरोना की जो दूसरी लहर है बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है, आप ख़ुद डॉक्टर हैं, बड़े अच्छे तरीके से आप समझ भी सकती हैं, समझा भी सकती हैं, लेकिन जब अपोजिशन से सवाल करते हैं ना, वो कहते हैं कि क्या किसी में जुर्रत हुई, क्या हुकूमत में जुर्रत हुई कि अपनी ही मुशीर इत्तलात पंजाब से पूछ लेते कि आप गुजरांवाला में जो रैली निकाल रही हैं इतने लोगों को इकट्ठा करके, क्या वो सारे एसओपीज़ आप पर इम्प्लीमेंट नहीं होते? ऐसा क्या ज़रूरी था आपको भी रैली निकालना पड़ गया? तो अपोजिशन तो ज़ाहिर है तनकीद बराए तनकीद का जवाब दे रही है। हुकूमत को तनकीद करें वो अपोजिशन का सहारा लेते हैं, अपोजिशन को तनकीद करें वो हुकूमत के इक़दामात का सहारा लेते हैं। तो इस तरह तो सूरत हाल नहीं संभलेगी डॉक्टर साहिबा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाज़िया, बहुत अच्छा किया कि आपने ये सवाल उठाया और ये अहम सवाल है। देखिए, आपको भी पता है कि हुकूमत पंजाब वज़ीर आला उस्मान बुज़दार साहब की हदायत पे हफ्ता शान मुस्तफ़ा रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मना रही थी 16 से 22 नवंबर तक। 22 नवंबर वाज दी लास्ट डे, और उस लास्ट डे में एक जितने भी डिवीज़न लेवल पे हमारे बच्चे हैं, बच्चियां हैं जिन्होंने नातिया मुकाबलों में हिस्सा लिया, सीरत नबी कॉन्फ्रेंसिस में पार्टिसिपेट किया, क्विज़ प्रोग्रामों में आई, या उन्होंने मुशायरे और महफ़िल मिलाद में अपनी अपनी जगह हदिया तबरक पेश किया,
उनके इस जज्बे को सराहने के लिए जो पोजीशन होल्डर्स थे उनको सर्टिफिकेट और शील्ड्स देनी थी और उसको हमने क्लोज करना था, इसको हफ्ता रहमतुल्लिल आलमीन को। और जब मैं गुजरांवाला गई हूँ तो दैट वाज दी इंसेंटिव एंड ओनली वन ऑप्शन कि हमने उन बच्चों के साथ बैठना है और उनको उनकी हौसला अफजाई करनी है और वो पोजीशन होल्डर्स को हमने अवार्ड्स देने हैं। जब मैं वहाँ गई हूँ तो वहाँ चूँकि मेरी मशीर इत्तलात के बाद फर्स्ट टाइम एंट्री थी, जो मेरी पार्टी के वर्कर्स थे उन्होंने गैर जिम्मेदारी दिखाई और वो इकट्ठे हुए और वो गैर जिम्मेदाराना तरीके से उस प्रेस कॉन्फ्रेंस और उस फंक्शन में मुझे लेके गए। अब जो स्टार्ट आपने पहले लिया ना कि लोग इस वबाई मर्ज से किसी तरह भी खौफजदा नहीं है और ख़ास तौर पे हमारी जो रूरल कम्युनिटी है, मेरी चूँकि सारी कॉन्स्टिट्यूएंसी रूरल एरिया की है और मैं खुद उस कोरोना का शिकार हो चुकी हूँ, मैं कोरोना विक्टिम हूँ। लेकिन उसी दौरान में जब रमज़ान के दिनों में हम लोगों को राशन तकसीम कर रहे थे, वज़ीर आज़म पाकिस्तान की हदायत पे जो बेरोज़गार लोग थे उनको वो फाइनेंशियल असिस्टेंस दे रहे थे, तो लोग उस वक्त भी इसको सीरियस लेने के लिए तैयार नहीं थे। और अभी भी ये सिचुएशन है रूरल एरियाज में, क्या वजह है कि लोग इसको संजीदा लेने को तैयार नहीं है, मास्क पहनने को तैयार नहीं है, उन्हें पता ही नहीं है कोरोना कोई किसी वबा का नाम है भी या नहीं। तो ये अवेयरनेस देना, उन लोगों को गाइड करना, ये आप लोगों का काम है ना। बिल्कुल ठीक कहती हैं शाजिया, और ये अवेयरनेस लोगों को है, उनको पता है कि ये एक खतरनाक मर्ज है, लेकिन वो उस बीमारी के आगे अपनी बेइज्जती समझते हैं कि हम एहतियात करें, लो जी हम डर गए जी, कोरोना से डर गए। ये क्या बात हुई? एक पहलू इसका ये है कि लोग अपनी बहादुरी दिखाने के लिए भी गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा कर रहे हैं, जो उनके लिए जानलेवा साबित हो सकती है और हो भी रही है। दूसरी सूरत हाल उसमें यह है कि जो एक्सट्रीम रूरल कम्युनिटी है, वहाँ लोग जो सारा दिन कीचड़ में, गंद में रहते हैं, पोल्यूशन के अंदर अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, उनके लिए कोरोना से ज़्यादा बड़ा जो वाटर बॉर्न डिजीज़ का चैलेंज या इर्द गिर्द का माहौल चैलेंज है, तो वो ये शायद समझते हैं कि हम जो इस माहौल में रह के ज़िंदा है, कोरोना ने हमारा क्या बिगाड़ लेना है। ये दो तरह की थ्योरीज हैं जो चल रही हैं। लेकिन बहरहाल आप ये समझते हैं कि गुजरांवाला में जो आपकी रैली के इंतजाम थे, जिस तरह आप रैली के साथ चल रही थी, आप इस चीज़ को मानती हैं कि पार्टी के जो आपके वहाँ के लोग थे, वर्कर्स ने, उन्हें गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया वहाँ पे? वो गैर जिम्मेदारी थी और नहीं होना चाहिए था। सही। तो अब मुल्तान में जो जलसा होने जा रहा है 30 नवंबर को, अपोजिशन को तो फ़र्क नहीं पड़ता कि हुकूमत इजाज़त दे या ना दे, उन्होंने तो ठान लिए कि उन्होंने जलसा करना ही करना है। हमने कल देखा कोरोना एसओपीज़ की खिलाफ वर्जी करने पर मूसा गिलानी, साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी के बेटे को गिरफ्तार किया गया, फिर आज उनको रिहा कर दिया गया। तो क्या हुकूमत जलसा होने देगी? देखें, बात जलसे की नहीं है। मूसा गिलानी मेरा भाई भी है और पॉलिटिकल डिफरेंस अपनी जगह है, लेकिन कोई भी कानून से बालातर नहीं है। वो कोई भी हो, कितना भी ताकतवर हो, प्राइम मिनिस्टर का बेटा क्यों ना हो, अगर कोई कानून हाथ में लेगा तो कानून हरकत में आएगा। कानून जो है वो ताकतवर किया है इमरान खान ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, जहाँ लोगों से, कौम से, इस मुल्क से मुख्तलिफ वादे किए थे, उसमें एक वादा ये भी था कि हम कानून को ताकतवर के चंगल से आज़ाद करेंगे और कानून के ताबे करेंगे उस ताकतवर को जिसने कानून को अपने ताबे किया हुआ है। तो ये तब्दीली की निशानी है कि ताकतवर लोग जो हैं कानून के आगे जवाबदेह हैं। इससे पहले जो है किसी ताकतवर के घर के बाहर पुलिस नहीं जा सकती थी। किसी साबका प्राइम मिनिस्टर का बेटा अगर कानून को पाँव के नीचे रूंधता है तो किसी की जरूरत नहीं थी कि वो उसको हाथ लगाए। यही वो तब्दीली है जिसको लोगों को महसूस करना है कि भाई कोई। डॉक्टर साहब, मरियम नवाज ने आज एक ट्वीट किया, उन्होंने वो कह रही हैं, मैं चाहूंगी इस पे भी जरा आप जवाब दे दें कि मेडिकल के, वो ट्वीट करती हैं कि मेडिकल के स्टूडेंट्स को ज़बरदस्ती कहा जा रहा है कि वो मेडिकल का जो टेस्ट है उसमें 29 नवंबर को अपीयर हों। ये 1.5 लाख तलबा नहीं, 1.5 लाख ख़ानदानों को जहनी अजियत में मुब्तला किया जा रहा है। उनके और उनके ख़ानदानों की ज़िंदगियों को खतरे में डालने का मकसद आगे उन्होंने क्वेश्चन मार्क डाला है।
तो क्या ये एग्जाम डिले नहीं हो सकते डॉक्टर साहिबा? देखिए, ये खुला इत्तेजाद है ना। एक तरफ आप कहते हैं हमने हज़ारों के जलसे करने हैं, दूसरी तरफ आप कहते हैं कि ये जो सैकड़ों बच्चे हैं इनको एग्ज़ाम में पेयर नहीं होना चाहिए। पहले तो वो कन्फ्यूजन का शिकार जो अपोजिशन है वो एक अपनी स्ट्रेटजी क्लियर करे। और ये बार बार हम ये कह रहे हैं कि अब ये वीडियो लिंक ऑनलाइन और आपका ये वेबिनार वगैरह, ये सारी फैसिलिटेशन जूम करने की आपके पास आ गई है। आए आप इन फैसिलिटीज़ को यूज़ करें। अब यूथ सारी जो है सोशल मीडिया पे है। पाकिस्तान की 65% पॉपुलेशन जो है वो यूथ। मेरा सवाल ये कि ये मेडिकल एग्जाम डिले नहीं हो सकता। ऑपोजिशन भी इसी चीज का सहारा लेती है कि भी हुकूमत कंफ्यूज है, हमारे जल से आपको लग रहे हैं कि कोरोना फैलाएंगे, ये जो इतने 1.5 लाख आप स्टूडेंट्स की जिंदगियां खतरे में डाल रहे हैं, इनको आप डिले नहीं करें। यही तो मैंने शुरू में बात की कि आप ऑपोजिशन का क्वेश्चन लेते हैं, ऑपोजिशन हुकूमत का क्वेश्चन लेती है। देखें, इसमें एक वैलिड आपकी ऑब्जर्वेशन है, वैलिड कंसर्न है और इस पे गौर किया जा सकता है। लेट मी चेक कि ये नहीं हो सकता कि एक तरफ हम कोई चीज़ रोक रहे हों और दूसरी तरफ कोई चीज़ जो है उसको मोटिवेट कर रहे हों। तो इस पे देखना पड़ेगा बिल्कुल सही कि क्या इसके अंदर हमारे कंसर्न्स हैं और इसको लीगली और जो उन स्टूडेंट्स के फ्यूचर के साथ जुड़े इनिशिएटिव्स हैं उसको SOPs फॉलो करके किस तरह यकीनी बनाया जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया मुशीर इत्तलात पंजाब फिरदौस आशिका अवान साहिबा मेरे साथ ही, थैंक यू वेरी मच। अब मुझे नाज़रीन मुस्लिम लीग नून के रहनुमा खुर्रम दस्तगीर साहब ने ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया खुर्रम दस्तगीर साहब आपका। खुर्रम दस्तगीर साहब, 30 नवंबर को अपोजिशन का जलसा, समझ में नहीं आ रही कि अपोजिशन शायद इस बार कोरोना की संजीदगी को समझने के लिए तैयार नहीं है, समझना चाहती नहीं है, क्योंकि हमें तो वो अपोजिशन याद है 6 महीने वाली पहले वाली अपोजिशन जो ये कह रही थी कि हुकूमत कोरोना की संजीदगी को शायद समझने के लिए तैयार नहीं है, हुकूमत लॉकडाउन नहीं लगा रही है, हुकूमत इस हकीकत से नावाकिफ है कि इसका कितना नुकसान हो सकता है। ये आप लोग ही थे जो सख्त लॉकडाउन की बातें करते थे, शहबाज शरीफ साहब लॉकडाउन की बातें करते थे, लेकिन आज जब हुकूमत इसको इतना संजीदा ले रही है, अपोजिशन क्यों नहीं ले रही है? जी, हमारा नुक्ता नजर बिल्कुल वही है जो आज से 6 माह पहले या 7 माह पहले था कि अगर ये संजीदा है मामला, जहां पाकिस्तानियों की, मेरे भाइयों और बहनों की जानों का मामला है, तो फिर लॉकडाउन होना चाहिए। पर लॉकडाउन नहीं हो रहा ना। हर रोज हुकूमत करोड़ों पाकिस्तानी जो बाजारों में, मंडियों में, मार्केटों में, शादी हॉलों में, मस्जिदों में, मज़ारों पर, ब्यूटी पार्लर्स में जा रहे हैं, हुकूमत उनकी जिंदगियां खतरे में डालने के लिए तैयार है, लेकिन मुल्तान में जो चंद लाख लोगों ने इकट्ठा होना है वो हुकूमत को काबिल कबूल नहीं है। पूरे मुल्क में सिर्फ वहीं, बल्कि पंजाब में कहना चाहिए कि पंजाब में जहां PDM का जलसा होता है वहां कोविड के पर्चे 150 दे दिए आज उन्होंने मुल्तान में, गुजरांवाला में इन्होंने दिए थे दर्जनों के हिसाब से, वहां कोविड आ जाता है। लेकिन उसके अलावा पूरे मुल्क में हुकूमत की तरफ से पाकिस्तान की गलियों में, कस्बों में, शहरों में कहीं कोई इंडिकेशन नहीं है। हुकूमत ने टाइमिंग्स कम कर दिए, कहा है कि दफातर में हाजिरी को 50% जो है ना वो किया जाए, तालीमी इदारे बंद कर दिए हैं। देखिए, हुकूमत तो अपने तय इकदाम कर रही है, मुकम्मल तौर पर रोज़गार बंद करना। आप मुझे बताएं कि हमारी इकॉनमी इस काबिल है कि लोगों को घर बिठाकर जो है ना वो 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, जब तक ये सारा सिलसिला चलता है, लोगों को घर बिठाकर खिलाया जा सके? तो हुकूमत तो वो कर रही है ना जो वो कर सकती है। नहीं तो फिर यही बात है ना जी कि अगर तो बाज ऐसे मामलात हैं जिनमें फिर जान से ज्यादा अहम रोजगार है, अगर जान से ज्यादा अहम कारोबार है, तो हमारा भी ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि जो हम जिद्दोजहद कर रहे हैं वो पाकिस्तानियों को इस नारवा और कातिल महंगाई से जान छुड़ाने की जो जिद्दोजहद है, आइन की अमलदारी की जिद्दोजहद है, ये भी इंतहाई अहम है। बजाय ये कि हमसे बात की जाती कि जी मुल्तान के जलसे को किस तरह मिनिमल तरीके से, बल्कि वजीर आजम ने जो हाफिजाबाद में जलसे किए या फैसलाबाद में जलसे किए उससे ज्यादा बेहतर इंतजाम किया जाए। सिर्फ ये कह देना कि
ऑपोजिशन जो है वो अपने जलसे मंसूख करने से कोरोना ठीक हो जाएगा। जो कोरोना पर इजलास बुलाया पार्लियामानी, इस वक्त मुझे मुकम्मल करने दें। मखदूश सूरत हाल इस वक्त, मुझे अगर आप मुकम्मल कर दें, मखदूश सूरत हाल सबसे ज्यादा दारुल खिलाफा इस्लामाबाद में है कोरोना की, जहां कोई सियासी इज्तिमा नहीं हुआ, वहां कोरोना बहुत तेजी से फैला है बगैर किसी सियासी इज्तिमा के। और अभी जब इन्होंने खुद नंबर्स दिए हैं तो मेरे शहर गुजरांवाला में जहां 16 अक्टूबर को हमने इज्तिमा किया था, वहां सबसे कम रेशो है 1%। तो ये कह देना कि जी एक जलसे से ये सुपर स्प्रेडर इवेंट है, सुपर स्प्रेडर इवेंट से इस हुकूमत की नालायकी, नाअहली और जो गलत सोच है उसकी वजह से रोजाना पाकिस्तानियों की गलियों में, बाजारों में, मार्केटों में, शादी हॉलों में हो रहे हैं सुपर स्प्रेडर। तो ये सारी रिजर्वेशंस जो आप लोगों के तहफुजात हैं, जो कंसर्न्स हैं, जो एतराजात हैं, ये 2 दिन पहले कोरोना पर जो पार्लियामानी रहनुमाओं का इजलास हुआ, ये आप लोगों को जाना चाहिए था, उसमें सियासत को रखते एक साइड पर, और जो अपने कंसर्न्स थे आपको अब नहीं लगता कि उसमें शामिल होकर सब कुछ बात करनी चाहिए थी? आप लोगों को अपोजिशन को शामिल होना चाहिए था उसमें? जी, हम स्पीकर कौमी असेंबली हम उन्हें समझते हैं कि वो जानिबदार हैं, उन्होंने अपोजिशन के हकूक कुचले हैं। हमारी तरफ से अभी भी एक दावत है कि अगर कायमा कमेटी की इजलास बुलाया जाए, जो सेहत की कायमा कमेटी है, हेल्थ सर्विस एंड रेगुलेशंस की, तो उसमें आज भी हम जितनी भी तमाम कायमा कमेटियां हो रही हैं, अपोजिशन उनमें शिरकत कर रही है, लेकिन स्पीकर की सरबराही में किसी इजलास पर हमारा एतमाद नहीं है। तो पार्लियामेंट के किसी सेशन में भी अपोजिशन शरीक नहीं होगी? ब्रीफिंग होनी चाहिए। जी, ऑपोजिशन शरीक होगी पार्लियामान में, क्योंकि वहां हमें पाकिस्तान के अवाम ने मुंतखब करके भेजा, लेकिन हम वहां जाकर स्पीकर के खिलाफ सख्त तरीन एहतजाज करेंगे कि जो अपोजिशन के हकूक हैं, जो इजहार राय की आजादी है, जिसको वो कुचलते हैं, जो बार बार लेजिस्लेशन को बुलडोज करते हैं, उसके खिलाफ हम सख्त तरीन एहतजाज करेंगे। बुलाएं ना, पार्लियामान को बुलाएं, ताकि वजीर आजम आके बताएं कि जो संजीदा सूरत हाल है, बजाय ये कि उनके गुमाश्ते जो हैं वो PID में जाकर या प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता रहे हैं, पाकिस्तान के अवाम के मुंतखब ऐवान के फ्लोर पर खड़े होकर बताएं कि कोरोना कितना सूरत हाल है, कितनी सीरियस है, और इस सीरियसनेस का हुकूमत ने क्या रिएक्शन दिया है। देखिए, जहां हुकूमतें सीरियस थी, आजाद कश्मीर ने लॉकडाउन कर दिया। जहां हुकूमत सीरियस थी, सिंध हुकूमत ने बड़े सीरियसली उसके ऊपर एक्शन किया, उनके खिलाफ एहतजाज भी हो रहे हैं। लेकिन जहां गैर संजीदगी है, चाहे वो जहां भी PTI की गवर्नमेंट है, वो हमें नजर आ रही है। मतलब पंजाब में कोरोना देखिए जी, यही तो बात है कि अगर वाकई पंजाब में कोरोना है तो कोरोना पंजाब के हर शहर में है, हर कस्बे में है, सिर्फ मुल्तान में नहीं है जहां PDM का जलसा होना है। जो मुल्तान में जो पकड़ धकड़ का एक सिलसिला शुरू हुआ है, आपको लगता है एक कामयाब जलसा आप लोग कर पाएंगे वहां पे 30 को? जी, अल्लाह ताला अपना करम करेगा। हमारा तो कयास सिर्फ अल्लाह ताला की जात और पाकिस्तान के अवाम पर है। और जब इस किस्म की पकड़ धकड़ होगी कि जी कासिम बाग स्टेडियम मुल्तान से गिलानी साहब ने कोई 50 रुपए का ताला चुरा लिया और 150 रुपए की संगली थी वो चुरा ली, उस किस्म के आप पर्चे करेंगे तो फिर तो जलसा मजीद भरपूर होगा, क्योंकि ये हुकूमत की बौखलाहट जाहिर करते हैं। जब अपोजिशन का मामला आता है तो वह कहते हैं जी इसको खत्म कर दें, हालांकि जो इंतजामिया का काम है वो तो रोजाना करने का है, वो हर इज्तिमा को सिक्योर करने का है, सिर्फ PDM मुल्तान को सिक्योर करने का मामला नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। मुस्लिम लीग नून के खुर्रम दस्तगीर साहब मेरे साथ थे। नाज़रीन, मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार इरशाद भट्टी साहब ने ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया भट्टी साहब आपका। भट्टी साहब, जिस तरीके से कोरोना की दूसरी लहर जो है ना वो शदीद है, ख़तरनाक है, हुकूमत और अपोजिशन दोनों को इस पर सियासत नहीं करनी चाहिए, दोनों को संजीदा इसको लेना चाहिए, लेकिन बदकिस्मती से हुकूमत का जब अपना GB का गोल पूरा हुआ, हुकूमत ने कहा हमने जलसे करने बंद कर दिए। अब आप देखें बिलावल कोरोना का शिकार, वज़ीर आला सिंध कोरोना का शिकार, मरियम नवाज कहती हैं कि अगर इतने आप संजीदा हैं तो मेडिकल स्टूडेंट्स के जो आप टेस्ट ले रहे हैं, इम्तिहान लेने जा रहे हैं, उसको भी आप कैंसिल करें। तनकीद बराए तनकीद हो रही है दोनों तरफ से, दोनों एक दूसरे का सहारा लेने की कोशिश कर रहे हैं। उसने किया, हमने कर लिया तो क्या हुआ?
आपको लगता है कि दोनों तरफ से दोहरे म्यार अपनाए जा रहे हैं? हुकूमत भी गैर संजीदगी का बहुत जगहों पर हुकूमत ने भी मुजाहरा किया है। बेहिस लोग हैं, जालिम लोग हैं, बेरहम लोग हैं और मुनाफकत कर रहे हैं और झूठ बोल रहे हैं। हाँ। ये सारे लोग हुकूमत का देखें, जीबी के इलेक्शन देखें, उसके बाद अली अमीन गंडापुर साहब का वो जो एक ज़िमनी इंतखाब था उस पर जलसा देखें, वज़ीर आज़म साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखें, तकरीबात देखें, फैसलाबाद में अंडर पास के इफ्तिताह देखें और बाकी उनके लक्षण देखें, आपको ठंड पड़ जाएगी। और दूसरी तरफ अपोजिशन देखें, आप देखें चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट सेठ वकार से लेकर हमारे वो सहाफ़ी दोस्त अरशद वहीद चौधरी तक कितनी डेथ हो गई हैं, और मुराद अली शाह, कमर ज़मान कायरा, कैप्टन सफदर और किन किन को, बिलावल भुट्टो और उनके 5 और स्टाफ के लोग, उन सारों को कोरोना हो गया है और वो भी आपके सामने है। इस्लामाबाद की मैं आपको हालत आज की बता रहा हूँ। 4 अस्पतालों में मैंने फ़ोन किया है, चारों अस्पतालों में, बड़े 4 अस्पताल जिनमें 3 प्राइवेट अस्पताल हैं जो पैसे लेके रखते हैं, उन्होंने कहा भाई सॉरी हमारे पास जगह नहीं है, अच्छा। फुल हो चुके हैं। और इसके अलावा 22 से 32 साल के दरमियान लोगों की डेथ हो रही हैं। 6 तो ऐसी डेथ हुई हैं जिनको मैं जानता था, यानी दोस्तों के दोस्त और आगे फैमिलियों की फैमिली जानने वाले थे। 22 से 32 साल। ये डॉक्टर कह रहे हैं ये यूरोपियन वायरस आया इस बार, डॉक्टर कह रहे हैं सर्दी ने इसको तड़का लगाया, डॉक्टर कह रहे हैं इन्फ्लुएंजा इसमें शामिल हो गया है, डॉक्टर कह रहे हैं कि इस मर्तबा ये बड़ा सख्त है। हाँ। और बेएहतियाती की इंतहा है। एक तरफ आप मुनाफकत देखें, एक तरफ स्कूल बंद हो गए हैं, तालीमी इदारे बंद हो गए हैं, शादी SOPs आ गई हैं, शॉपिंग मॉल SOPs आ गए हैं, इस्लामाबाद में दफ़ा 144 लगी हुई है, मास्क ना पहनने पे जुर्माने हो रहे हैं। दूसरी तरफ ये बेरहम, फिर मैं कह रहा हूँ, मेरे इससे बड़ा लफ्ज़ मुझे मिल नहीं रहा और मैं बिलो द बेल्ट जाना नहीं चाहता, वरना मैं कोई बड़ा लफ्ज़, कोई बुरा सा लफ्ज़ इस्तेमाल करता इस इन बेहिस लोगों के लिए। अब बिलावल साहब अल्लाह उनको सेहत दे, मेरी दुआ है। अब वो कह रहे मैं वीडियो लिंकी इनकलाब बर्पा करूंगा। अब जो इनकलाब का जहाँ सिलसिला इनकलाब फ्रांस आ रहा था, वीडियो लिंकी करेंगे। हाँ वो जरूर। अच्छा लोगों को भी, बात बढ़ाने से पहले लोगों को भी 7 फर्शी सलाम, जो जिनके घरों में कोरोना नाच रहा है, भूख नंग नाच रही है और वो इन जलसों में जाके नाच रहे हैं। और वो और जीबी में तो इस तरह भी हुआ, आपको शायद इल्म नहीं, बिलावल का जलसा एक बंदों ने अटेंड किया, उन्होंने कहा अगला कौन सा है, उन्होंने कहा फलां 10 किलोमीटर दूर मरियम का नवाज का जलसा है, वो वहाँ पहुँच गए। उसके बाद उन्होंने कहा कि वो मुराद सईद साहब या अली अमीन गंडापुर साहब आए हैं, वहाँ चले जाएँ, वहाँ चले। इस तरह ये लोग गए हैं। तो डॉक्टर कह रहे हैं हर जलसे में जाने वालों को हर 6 में से 5 को कोरोना होता है। हाँ। ये क्या फरमा रहे हैं? जलसों में कोरोना नहीं होता, खुली जगहों पे कोरोना नहीं होता, आप कोरोना के पीछे छुप रहे हो। खुदा का खौफ करो बेरहम लोगों, जमहूरियत जमहूर से होती है। आपको ये है अवाम का दर्द, ये है हाल। पहली कोरोना की लहर आई थी शाजिया, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, मंदिर बंद हो गए, चर्च बंद हो गए, पोप ने इबादत मुलतवी कर दी, खाना काबा बंद हो गया, मस्जिद नबवी बंद हो गई, तवाफ रुक गया। क्यों? जुमे की नमाजें रुक गई। क्यों? क्या उनको उनके सरबराहों को हो रहा था? नहीं, लोगों को बचाने के लिए। बिल्कुल। लोगों को ये इनके जलसे नहीं खत्म हो रहे, इनके वो हालांकि पेशावर जलसे के बाद इनको ठंड पड़ जानी चाहिए थी। इतने लोग, इतने पार्टियां, 11 पार्टियां और 10-12 हज़ार लोग, लेकिन उसके बावजूद ठंड नहीं पड़ रही। इनको पता नहीं क्या हो रहा है। ये मुनाफकत है, ये झूठे लोग क्या लगता है भट्टी साहब, ऑपोजिशन क्या हासिल करना चाहती है जलसों से? हुकूमत को घर भेजना चाहती है, हुकूमत ने जाना नहीं, प्रेशर बढ़ाना चाहती है। आपको क्या लग रहा है, इतने जो पीछे जलसे हुए हैं, हुकूमत पर कोई प्रेशर पड़ा है? हुकूमत को कोई फर्क पड़ा है? हासिल क्या करना चाहती है ऑपोजिशन इन जलसों से? जी ये आल बचाओ, माल बचाओ, खाल बचाओ मुहिम है। ये सर्वाइवल का मसला है। ये इनके जो इन्होंने इकट्ठा किया हुआ है पैसा, उसका मसला है। किसी को ढिड में दर्द है कि ढिड पीड़ है कि वो असम्बलियों से बाहर है, किसी को ढिड पीड़ है कि अब आप हाउस ऑफ शरीफ का तो दर्द सारे समझ सकते हैं ना। अब अभी मैं एक सुन रहा था
कि मरियम नवाज साहबा जाएंगी मुल्तान के जलसे में। अल्लाह उनकी दादी की मग़फ़िरत करे, दर्जात बुलंद करे, अल्लाह ताला उनको इन मुश्किल लम्हों में से निकाले। ये हाल है, घर में मैयत पड़ी हुई है और वो मुल्तान के जलसे में जाना चाहती हैं। यानी इनको ये एक सर्वाइवल का मसला है कि रेलिवेंट रहने का मसला है, करें क्या? और 100 जलसे कर लेंगे, क्या फर्क पड़ता है? किसी शख्सियत से बात करें ना, शायद आपने भी किसी से पूछा हो, भाई आप रोकते क्यों नहीं है अवाम को? आप स्क्रीन पर आकर इतने इतने भाषण देते हैं, शाम को 5 बजे आके इतनी बड़ी बड़ी आप प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, ऑपोजिशन को आप रोकते क्यों नहीं है? कोई तरीका नहीं है रोकने का? तो आगे से जवाब देते हैं आपको क्या लगता है हमें गिरफ्तार करना चाहिए? गिरफ्तार कर लें, कैसे गिरफ्तार कर सकते हैं? मतलब कि उनकी बातों से लगता है कि खौफ है, उनके पास रोकने का कोई तरीका नहीं है। शायद खौफ, ऐसा क्या खौफ है कि हुकूमत के पास कोई रोकने का तरीका नहीं है? कहते हैं कि लाठी चला दें। क्यों इतनी हुकूमत खौफजदा है? क्या लाठी चलाने के अलावा कोई रास्ता नहीं है? दो वजह हैं। एक वजह तो ये है कि ये खुद चूंकि यही कर रहे हैं जिसको रोक रहे हैं, यानी जो कुछ वो खुद कर चुके हैं वही वो एक उक्ती अखलाकी पोजीशन, मॉरल हाई ग्राउंड नहीं है, नंबर 1। और दूसरी वजह है कि डरे हुए हैं, ये हुकूमत डरी हुई है, सहमी हुई है। क्यों डरी हुई है? अब ये सलाह मशवरे हो रहे हैं कि अगर इनमें से किसी को अरेस्ट किया, किसी में से FIR करवाई, तो इनके फुसफुसे अपोजिशन के गुब्बारे में हवा भरी जाएगी और ये इनका जमहूरियत ख़तरे में पड़ जाएगा, आइन ख़तरे में पड़ जाएगा, सिविलियन बालादस्ती ख़तरे में पड़ जाएगी, आज़ादी इज़हार राय ख़तरे में पड़ जाएगा। और हुकूमत अगर किसी जोगी होती तो आज ये दिन देखने पड़ने होते। हुकूमतें क्या होती हैं? हुकूमतें ये होती, मैं बार बार एक मिसाल देता हूँ। यूब खान आया और उन्होंने एक गवर्नर कालाबाग ने, वो पंजाब के गवर्नर ने कहा कल से जिस दुकान पर नकली 2 नंबर चीज़ हुई उसको अरेस्ट कर लिया जाएगा। अगले दिन पिंडी में सुना है नाला लई भरा पड़ा था चीज़ों से, 2 नंबर चीज़ों से। ये होती है हुकूमत। आप दुनिया के किसी मुहज़्ज़ब मुल्क में चले जाएं, वो कहते हैं 11 से 11 तक कर्फ्यू होगा, मजाल है कोई एक बंदा भी बाहर निकले। किसी की जुर्रत होती है कि वो खा बड़ा हो या छोटा हो निकले। ये अच्छा। और दूसरी बात ये, हुकूमत अब कर क्या सकती है? इस हुकूमत को भी ऑपोजिशन में होते हुए जलसों की इजाजत नहीं मिलती थी, ये डंके की चोट पे जलसे करते थे। प्रेसिडेंट इस हुकूमत ने एक्चुअली सेट किए हुए हैं, तो कैसे रोक सकते हैं? नहीं, ये भी बात है। अगर अभी से ही इनको राउंड टर्न कर लें कि ये इमरान खान अपोजिशन में चले जाएं और ये हुकूमत में आ जाएं, तो बिल्कुल दोनों वही कर रहे होंगे जो आज अपोजिशन कर रही है, इमरान खान साहब कर रहे होंगे, जो इमरान खान साहब कर रहे हैं हुकूमत कर रही है। दूसरी बात, हुकूमत क्या कर सकती है? मैं इनके लिए कुछ चंद मशवरे, दिल तो नहीं करता, चंद मशवरे देना चाहता हूँ। एक तो है कि चुपचाप बैठी सब्र करे, इत्काफ बैठ जाए, वक्त कबल रमज़ान इत्काफ बैठ जाए। दूसरी बात यह है कि बद्दुआएं दे, जा तेरा बेड़ा गर्क ना हो, जा तेरे जलसे में जाए तो फिसल जाए स्टेज से, जा तेरा स्टेज नीचे गिर जाए, जा बारिश हो जाए, लोग ही घर से ना निकले, लोग इस तरह की बद्दुआएं हैं। तीसरे, ट्विटर लड़ाइयाँ खेलें कि अब हम ये करने वाले हैं, धमकियाँ दें, सुल्तान राय की फिल्मों के क्लिप्स चलाएं, अपने ट्वीट किया करें और वो इनको डराया करें। चौथा, वो हेलोवाइन नहीं होता वो जो मुंह पे लगा लेते हैं मुख्तलिफ जानवर, वो लगा के इनको झा करें अपोजिशन को। हाँ, ये हुकूमत मनूस, ये कुछ ये लोग कुछ करने के काबिल होते तो किसी आज हम इस नतीजे पे पहुंचे होते कि हुकूमतें होती हैं, उनकी रिट होती है, उनकी डर होता है, खौफ होता है। तो वो वो आखिरी बात ये है कि वो हेलोवाइन, आप ज़रा उसको अच्छे अल्फाज में आपने बोला, मुझे हेलोवाइन पे भी प्यार आ गया। मेरे पेंडू अल्फाज में हेलोवाइन जो है ना, वो मुंह पे लगा के ये फिरें और इनको स्टेज पर जाके ना, अपोजिशन के स्टेज के जलसों पर जाके डराया करें। अचानक आगे से निकल आए एक बंदा, हाँ जा, और वो डर जाया करेंगे, शायद अगले जलसे में ना जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। सीनियर सहाफ़ी इरशाद भट्टी मेरे साथ थे। नाज़रीन, मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी है, वापस आते एक छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, नैब की जानिब से मुल्ज़मान को कई माह ज़ेर हिरासत रखने पर सुप्रीम कोर्ट ने
सवालात खड़े कर दिए हैं। आज सुप्रीम कोर्ट ने एक करप्शन केस की समाअत के दौरान ये रिमार्क्स दिए कि नैब मुकदमात में जमानतों की मुखालिफत सिर्फ उसूल की बुनियाद पर ही करे। दौरान समाअत जस्टिस उमर अताब बंदियाल ने कहा कि गुज़श्ता रोज़ जस्टिस मुशीर आलम की अदालत में एक मुल्जिम की जमानत दी गई। कितने अरसे के बाद इस जेंटलमैन को जमानत मिली, जिस पर नैब वकील ने कहा कि मुल्जिम आहद चीमा को 2 साल 9 महीने के बाद कल सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली। वकील की बात पर जस्टिस उमर अताब बंदियाल ने पूछा कि नैब को आहद चीमा को 3 साल जेल में रखने से क्या मिला। यही वो सवाल है जो आज हर बड़े मुकदमे में नैब से पूछा जा रहा है कि आखिर मुकम्मल तहकीक और तफ्तीश के बगैर क्यों लोगों को गिरफ्तार किया जाता है, क्यों तवील अरसे तक जेल काटने के बाद लोग जमानत पर रिहा हो जाते हैं, क्यों नैब की प्रोसिक्यूशन टीम करप्शन को साबित करने में नाकाम नजर आती है। हाई प्रोफाइल केसेस में नैब अक्सर इल्जामात को साबित करने में नाकाम ही नजर आता है, चाहे वो ख्वाजा बरादरान की गिरफ्तारी हो, शाहिद खाकान अब्बासी की गिरफ्तारी हो, एहसन इकबाल की गिरफ्तारी हो, अलीम खान की गिरफ्तारी हो, फवाद हसन फवाद की गिरफ्तारी हो, या फिर शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी हो। इन तमाम केसेस में इन अफराद को तवील अरसे तक जेल में रखने के बावजूद जमानत तो मिल गई, मगर नैब जुर्म साबित करने में नाकाम नजर आया, जिसके बाद सियासी जमातें नैब की इन गिरफ्तारियों को सियासी इंतकाम से तशबीह देती हैं। सियासी रहनुमाओं की जमानत से रिहाई पर यह तासुर पैदा हो रहा है कि शायद ये रहनुमा बेगुनाह हैं और करप्शन के इल्जामात बेबुनियाद हैं। दूसरी जानिब चेयरमैन नैब इस तासुर की नफी करते हुए दिखाई देते हैं। चेयरमैन नैब के मुताबिक बदउनवानी के मुकदमात में जमानतें कानूनी इख्तिताम नहीं होती। गुज़श्ता 2 साल के दौरान नैब ने 1220 इंक्वायरियां मुकम्मल की, 270 रेफरेंसेस का फैसला हुआ, 363 अरब रुपए कौमी खजाने में जमा करवाए। इस सारी सूरत हाल पर मैं बात करूंगी। माहिर कानून साबिक प्रोसिक्यूटर नैब राजा आमिर अब्बास साहब ने मुझे ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आमिर अब्बास साहब आपका। आमिर अब्बास साहब, जिस तरह मैंने कहा, आहद चीमा को 2 साल 9 महीने गिरफ्तार ज़ेर हिरासत रखा गया, शहबाज शरीफ को ज़ेर हिरासत रखा गया, फिर उसके बाद आज देखें नवाज शरीफ को एवन फील्ड में, जो आज तक वो मनी ट्रेल नहीं दे सके उन अपार्टमेंट्स के, और उन्हीं अपार्टमेंट्स में आज वो रह रहे हैं। तो बात ये है, साल हर साल गिरफ्तार रहने के बावजूद आखिर अगर इनकी जमानतें हो जाती हैं तो क्या इससे नैब की नाकामी जो है वो सामने नहीं आती है? जब आज ये रिमार्क्स दिए जा रहे थे, आप भी उस वक्त अदालत में मौजूद थे, जरा इसका कॉन्टेक्स्ट बताइएगा, माहौल क्या था उस वक्त? देखिए शाजिया, मैं ना सिर्फ अदालत में मौजूद था बल्कि ये जो केस हो रहा था उसमें मुल्ज़मान की पैरवी भी मैं खुद ही कर रहा था, और मैं ही उस केस में इस बेंच के सामने था, और मेरी ही गुजारिशात थी कि जनाब ये बेल पे रखने का या आपको जेल में रखने का क्या सबब है, कि क्या वजह है कि 1.5 साल अगर आप जेल में रखते हैं और उसके बाद केस की सुनवाई अभी तक स्टार्ट भी नहीं होती, और 1.5 साल के बाद जो असल चीज होती है कि जब अदालत नैब के प्रोसिक्यूटर से पूछती है कि जनाब आपने अरेस्ट भी कर लिया, आपने इनको सालों जेल में भी रख लिया, आप ये बताइए कि ये जो आप रेफरेंस लेके आए हैं इसके साथ इनको कनेक्ट कैसे करेंगे? जब उस कनेक्ट करने की बात आती है, जब उस ऑफेंस की बात आती है कि जनाब आपने एक जर्नलाइज्ड किस्म की एलिगेशन तो लगा दी, लेकिन हमें बताइए कि ये किस अंदाज में इस मुल्जिम ने ये तमाम चीजें की हैं, तो वहां पे नैब की प्रोसिक्यूशन को काफी डिफिकल्टीज पेश आती हैं। और ऐसी सूरत हाल में एक बात मैं बताता जाऊं, जो प्रोसिक्यूटर्स होते हैं उनका काम ये नहीं होता कि उन्होंने हर चीज की मुखालफत करनी है, हर जमानत की मुखालफत करनी है। उन्होंने ये करना है कि वो अदालत को असिस्ट करने के लिए होते हैं, अदालत जो के सामने वो तमाम फैक्ट्स रखने के लिए अदालत में मौजूद होते हैं। तो इसी बिना पे आज सुप्रीम कोर्ट के मुअज़्ज़ज़ बेंच ने उनसे कहा कि आपने हर बेल की मुखालफत सिर्फ बराए मुखालफत नहीं करनी, अगर आप मुखालफत करते हैं तो हमें अपने रेफरेंस या अपनी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट से बताइए कि ये मुल्जिम के खिलाफ ये शवाहिद इतने ठोस हैं कि इसके खिलाफ जमानत
जमानत का केस नहीं बनता। तो अब अनफॉर्चुनेटली यही वो वजूहात हैं कि हम पिछले 1-2 साल से देख रहे हैं कि नैब जैसे ही कोई इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है, वो आपको टेलीविजन पे बड़े ऑप्टिक्स भी नजर आ जाते हैं। फिर ये भी आता है कि ये शट एंड क्लोज केस है, इसमें तमाम चीजें मौजूद हैं। लेकिन जब आला अदलिया में वो केसेस जाते हैं और नैब की प्रोसिक्यूशन और उनकी इन्वेस्टिगेशन से पूछा जाता है, वुज़रा आके बड़ी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, पलंदे के पलंदे लेके आते हैं, बड़े ठोस सबूत हैं, ये इसमें बचने की कोई भी कोशिश जो है ना वो कामयाब नहीं होगी, सबूतों के साथ आके प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की जाती हैं। तो बात ये तो एट द एंड मुल्जिम जमानत लेने में फिर क्यों कामयाब हो जाता है, क्यों फिर नैब उसको सजा नहीं दिलवा पाता? देखिए शाजिया, एक बात ज़हन में रखिए कि अगर जमानत होती है किसी मुल्जिम की तो इसका कतन ये तसव्वुर नहीं किया जा सकता कि वो रेफरेंस में बरी हो जाएगा या वो इसमें उसने जुर्म ही नहीं किया। जमानत 2-3 वजूहात की बुनियाद पर हो रही होती है। एक तो हमारा जस्टिस सिस्टम स्लो है, उसमें कुछ फ्लॉज हैं, फिर यही कहा जा सकता है। बिल्कुल, जस्टिस सिस्टम, प्रोसिक्यूशन का सिस्टम, गवाहों का आना, यही वजह थी कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप नैब की अदालतों का बढ़ाइए और 120 अदालतें लेके आए, क्योंकि जब केसेस ज्यादा है और चंद गिनी चुनी अदालतें हैं तो उसमें इतनी जल्दी केसेस के नंबर नहीं आते, ट्रायल जाता नहीं। और नंबर 2, बेल का मकसद होता है कि अगर आपने किसी को जेल में रखना है तो आप उनको रखिए जब आपको खतरा है कि वो कहीं मुल्क से फरार हो जाएंगे, वो आपकी जो एविडेंस है उसको डिस्ट्रॉय करेंगे या कोई इस किस्म का। अदरवाइज अगर किसी शख्स को आप 10 साल 8 साल जेल में रखते हैं, फिर मुकदमे का फैसला आता है कि वो बरी हो जाता है, तो फिर जो हमारे आइन में एक शख्स की, एक सिटीजन ऑफ पाकिस्तान की एक लिबर्टी को फंडामेंटल राइट करार दिया गया है, तो उसकी वो जो लिबर्टी है, लिबर्टी टू लिव, और उसके बाद जो उसकी राइट टू लिबर्टी है, वो यहां पे डिस्टर्ब होता हुआ नजर आता है कि बिला वजह ये कई साल इसका जवाबदेह होगा। साल रखने की वजह से और कुछ साबित ना करने की वजह से, इन अदर वर्ड्स ये कहा जाए कि नैब जो है मुल्ज़िमान को मजलूम खुद ही साबित करने का मौका जो है ना वो फराहम कर रहा है, तो मेरे ख्याल में ये गलत नहीं होगा। देखिए बिल्कुल, अक्सर मुल्ज़िमान के खिलाफ अगर एविडेंस भी है तो आपने अपने इंट्रो में बात की कि उन्हीं फ्लैट्स में आज मियां नवाज शरीफ साहब रह रहे हैं, जिनको अदालत ने जब्त भी किया, जिनकी बाबत सजा भी दी। लेकिन इसी नैब ने जब अदालत ने उनसे पूछा इस्लामाबाद हाई कोर्ट से कि बताइए इन फ्लैट्स की लागत क्या है, तो वहां पे नैब की टीम कहती है जी लागत तो आप गूगल करके देखिए, आपको वहां से मालूम होगी। तो ये वो वजूहात हैं जिसकी वजह से जो ये बड़े मेगा करप्शन केसेस हैं, इसमें लोगों को एक क्लीन चिट एक तरह की मिलती जा रही है। ये नैब की प्रोसिक्यूशन और जो नैब की इन्वेस्टिगेशन है और जो परफॉर्मेंस है, तो अब वक्त है, हाई टाइम है कि हमें ये नैब के कवानीन में और अदालतों में जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इसको बढ़ाइए, इनकी तादाद को बढ़ाएं और अच्छे प्रोसिक्यूटर्स लाएं। तो बिल्कुल एक बात तो तय है कि करप्शन इस मुल्क का नासूर है, और करप्शन को अगर आपने एलिमिनेट करना है, खत्म करना है, तो व्हाइट कॉलर एक्सपर्टीज भी चाहिए क्राइम के, और आपको ऐसी प्रोसिक्यूशन भी चाहिए जो कवानीन को समझती है। तो ये हुकूमत वक्त का फर्ज है कि जो ये नारा लेके आए थे। बहुत बहुत शुक्रिया। कानून राजा आमिर अब्बास मेरे साथ थे। मुझे प्रोग्राम में नाज़रीन एक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं छोटे से वक्फे के बाद। बाद एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म का नया लाहौर बनाने की ख्वाहिश भी जो है ये मुकम्मल होती नज़र नहीं आ रही है। रावी रिवर फ्रंट अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इब्तदाई मराहिल में ही मुश्किलात का शिकार हो चुका है। ये इंकशाफ हुआ है कि रावी रिवर फ्रंट अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की ज़मीन ख़रीदारी के लिए पंजाब हुकूमत के पास माली वसाइल ही मौजूद नहीं है। ज़राए का ये दावा है कि पंजाब हुकूमत ने इस मंसूबे के लिए ज़मीन की ख़रीदारी के लिए 101.5 अरब रुपए के फ़ंड्स देने से माजरत कर ली है। महकमा ख़जाना पंजाब ने यह मौक़िफ़ अपनाया है कि मंसूबे
मंसूबे का कोई काबिल अमल बिजनेस प्लान और फाइनेंशियल मॉडल ही मौजूद नहीं है, जबकि कोरोना वायरस की वजह से सूबाई और वफाकी सतह पर रेवेन्यू गैर मुस्तहकम रहने का भी इम्कान है। फंड्स जारी ना करने की तीसरी अहम वजह यह भी है कि सूबाई बजट में भी कोई तरीक़ाकार नहीं है जिसके ज़रिए पंजाब हुकूमत रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी को 101.5 अरब रुपए के फंड्स बतौर ब्रिज फाइनेंस देने का वादा जो है ये कर सके। रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी के ने मंसूबे के लिए पहले मरहले की ज़मीन की खरीदारी के लिए पंजाब हुकूमत को अक्टूबर में फंड्स बतौर कर्ज फराहम करने की दरख्वास्त की थी। पंजाब हुकूमत की जानिब से दरख्वास्त मुस्तरद होने के बाद प्रोजेक्ट इब्तदाई मरहले पर ही मुश्किलात का शिकार होता हुआ नज़र आ रहा है। क्या ये मंसूबा ऐसी सूरत हाल में आगे बढ़ सकेगा या तीसरी बार भी ये मंसूबा मुकम्मल नहीं हो पाएगा? मैं बात करूंगी नुमाइंदा खुसूसी अनवर हुसैन सुमरा ने मुझे ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया अनवर हुसैन आपका। अनवर हुसैन, हुकूमत तो बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड नज़र आ रही है, लेकिन जब ऐसी सिचुएशन में जब रावी डेवलपमेंट अथॉरिटी फंड्स मांग रही है 101.5 अरब, मतलब 1 खरब की ये रकम है, जिसे पंजाब का महकमा ख़जाना जो है रिजेक्ट कर रहा है कि हम कोविड की वजह से भी फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहे हैं, फिर आपके बजट में भी कोई तरीक़ाकार नहीं है, कोई एलोकेशन नहीं हो सकती है, तो फिर कैसे ये प्रोजेक्ट जो है वो आगे बढ़ सकता है? जी देखें शाजिया, बात ये है कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान के विजन के मुताबिक जो है पंजाब हुकूमत ने ये जो पिछली हुकूमत ने जो प्रोजेक्ट बंद किया था रिवर रावी अर्बन डेवलपमेंट का, उसको शुरू किया। और जब इसको शुरू किया तो इसके लिए सर्वे किया गया, जो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पंजाब ने सर्वे किया तो उसने एस्टीमेशन की, तो उसने बताया कि इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए तकरीबन 1,51,000 एकड़ ज़मीन जो है वो निजी मालकान से ख़रीदी जाएगी, जो 394 अरब रुपए जिस पर अखराजात आएंगे। तो उस हवाले से जब ये जो प्रोजेक्ट जो डिज़ाइन किया गया है उसमें जब ये ज़मीन शामिल होगी तो ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो सकता है। इस हवाले से रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी कायम की गई, उसमें राशिद अजीज़ साहब को 15 लाख रुपए महाना पर जो है हायर किया गया और उनको चेयरमैन तैनात किया गया 3 साल के लिए कि आप इस प्रोजेक्ट को आगे लेकर चलें। क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जब भी लाहौर में आए हैं तो वो इस पर ज़रूर ब्रीफिंग लेते हैं और ये उनका वो कहते हैं हमारा फ्लैगशिप प्रोग्राम है। इस अर्बन अथॉरिटी जो है रावी रिवर अर्बन अथॉरिटी जो है, इसने इब्तदाई तौर पर ज़मीन ख़रीदने के लिए पंजाब हुकूमत को एक ख़त लिखा जिसमें यह कहा गया कि 101 अरब 50 करोड़ रुपए जो हैं हमें दरकार हैं 15 दिसंबर तक। आप हमें ब्रिज फाइनेंस के तौर पर, कर्ज के तौर पर ये दे दें ताकि हम ज़मीन एक्वायर कर सकें। और जिस पर पंजाब हुकूमत जो है महकमा फाइनेंस ने ये ऑब्जर्वेशन दी, उन्होंने कहा एक तो ये जो प्रोजेक्ट है इसका ना तो कोई बिजनेस मॉडल है, ना कोई फाइनेंशियल प्लान है जो अप्रूव प्लान है जिसको देखा जा सके। दूसरा उसमें उन्होंने ये भी कहा, वज़ीर आज़म तो कल भी लाहौर में थे, एक सहाफ़ी ने उनसे सवाल भी किया, इसी हवाले से सवाल किया, उसके बावजूद बड़े वो मोटिवेटेड थे और बड़े फ़वाइद बता रहे थे और वो लग रहा था बड़े पुरजोश थे इस सारे प्रोजेक्ट को लेकर। ऐसे कैसे हो सकता है कि महकमा ख़जाना पंजाब ने फंड्स देने से इनकार कर दिया और वज़ीर आज़म उसके बावजूद इतने जो पुरजोश हों? ऐसा तो नहीं हो सकता कि सारी सूरत हाल से उनको लाइल रखा जा रहा हो? नहीं, देखिए बात यह है कि महकमा फाइनेंस जो है वो फाइनेंशियल रूल्स के तहत चलता है। हुकूमत का जो ख़जाना होता है, किटी होती है, वो कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन के तहत चलते हैं। महकमा फाइनेंस ने अपनी ऑब्जर्वेशन में ये कहा है कि मावराए बजट जो है इतनी बड़ी अमाउंट नहीं दी जा सकती। दूसरा उन्होंने कहा कि इस प्रोजेक्ट का कोई बिजनेस प्लान नहीं है, कोई फाइनेंशियल मॉडल नहीं है, इसके अलावा इसकी रीपेमेंट की कोई स्ट्रेटजी आपने नहीं हमें बताई कि किस तरह होगा, ऑपरेशनल प्लान इसका क्या होगा, किस तरह ये रेवेन्यू जनरेट करेगा, लिहाजा इस पर इतने बड़े फंड्स नहीं दिए जा सकते। दूसरा महकमा ख़जाना ने यह भी कहा कि इस वक्त जो है पंजाब हुकूमत ने कोविड की वजह से 56 अरब की टैक्स रेमेडीज जो हैं अनाउंस की है, जिसकी वजह से सूबाई महासल में भी कमी मुतवक्के है और वफाकी महासल में भी बहुत सारी कमी हो गई है, जिसकी वजह से डिविजिबल पूल से जो पंजाब हुकूमत को पैसे मिलने हैं वो भी कम तवक्को की जा रही है। इसके अलावा और भी उन्होंने एक ऑब्जर्वेशन ये भी दी है कि IMF की जो मालियाती पॉलिसी है उस पर अमल किया जा रहा है, उसमें कहीं भी इस तरह का अलाउ नहीं है कि आप इतनी बड़ी रकम जो है, इतने बड़े फंड्स जो हैं वो मावराए बजट किसी भी प्रोजेक्ट के लिए दे दें कर सके। अच्छा, लोगों के भी तो वहाँ तहफ़्फ़ुज़ात है ना, जहाँ ये प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है, जाहिर है जो लोग वहाँ पर रहते हैं उन्होंने अपने घर बार छोड़ने हैं, जगह छोड़ने, उन्हें भी कहा जा रहा है कि सही मुआवजा नहीं दिया जा रहा, वो लोग उनके तहफ़्फ़ुज़ात और वो जगह छोड़ने पर तैयार नहीं है।
देखिए, इस हवाले से शाजिया बात यह है कि जब भी गवर्नमेंट का कोई प्रोजेक्ट आता है जो आवाम की फलाह व बहबूद के लिए होता है, उसमें ज़मीन जो है एक्वायर की जाती है। लेकिन ये जो प्रोजेक्ट है ये आवाम की फलाह व बहबूद का नहीं है, ये एलीट क्लास का प्रोजेक्ट है। इसमें जो कंपल्सरी एक्वायर ज़मीन की जा रही है वो भी बेसिक प्रिंसिपल जो हैं उनके ख़िलाफ़ है। दूसरी बात यह है कि आवाम को इतने बड़े जो स्केल पर जो है बेरोज़गार किया जा रहा है, उनको उनके घरों से दूर किया जा रहा है, उनकी ज़मीनों से दूर किया जा रहा है। आपको याद होगा कि लाहौर की सराउंडिंग में जितनी भी ज़मीन है ये मिल्क बास्केट भी थी, यहाँ से सब्जियाँ भी लाहौर में आती थी। अब कुछ ज़मीन तो जो हाउसिंग कॉलोनी बन गई हैं उन्होंने एक्वायर कर लिया, वहाँ पर कंक्रीट स्ट्रक्चर बन गया। अब ये जो इलाका है ये 46 किलोमीटर जो है एक इन्होंने टनल बनानी है और वो कंक्रीटेड टनल होगी और साइफन से लेकर ये हडियारा ड्रेन तक है। इस इलाके में कुछ लाइफ स्टॉक भी है, कोई वाइल्ड लाइफ का भी है और इन्वायरमेंट के इम्पैक्ट भी हैं। इस हवाले से भी अभी तक स्टडी नहीं हो सकी। दूसरी बात यह है कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट है जिसके लिए इन्होंने 394 अरब की ज़मीन एक्वायर करनी है। पंजाब हुकूमत का मौजूदा माली साल में जो तरक्याती बजट है वो 333 अरब रुपए का है। आप अंदाज़ा लगा लें कि तरक्याती बजट के हुजम से बड़ा हुजम जो है वो एक प्रोजेक्ट की ज़मीन के लिए चाहिए होगा। बिल्कुल सही। इसका मतलब है कि 2004 में जब इस मंसूबे पर स्टडी हुआ, काम शुरू होना था, प्रोजेक्ट के बारे में बात हुई, उसके बाद 2014 में हुई शहबाज शरीफ साहब के दौर में। फ़र्क सिर्फ इतना है इस दौर में शुरू होने में तब संगे बुनियाद नहीं रखा गया था और अब संगे बुनियाद रखा गया। इससे बढ़कर तो नहीं लगता है कि अभी कोई काम हो सकेगा। जी बिल्कुल ऐसे ही है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान को शायद कोई इस तरह की पिक्चर दिखाई गई कि हम ये दिनों में एक खड़ा कर देंगे प्रोजेक्ट और आपका जो है ये फ्लैगशिप प्रोजेक्ट जो है आवाम की जो है तवज्जो को का मरकूज़ बन जाएगा। तो इसकी एक इफ्तिताई तकरीब की गई और उसमें बहुत बड़ी अनाउंसमेंट की गई कि 50 अरब डॉलर की यहाँ सरमायाकारी होगी। अब देखिए इतना बड़ा प्रोजेक्ट आपने कंसीव किया, उसकी जो ज़मीन खरीदनी है उसके लिए पंजाब हुकूमत के पास पैसे नहीं है। तो आप किस तरह इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट जो है वो इंटरनेशनल लेवल से बैनुल-अक़वामी फर्मों को कैसे मोटिवेट कर सकेंगे कि आप यहाँ आकर इन्वेस्टमेंट करें? क्योंकि यहाँ पर बड़े जो है 12 के करीब पार्क्स बनने हैं जिनमें एजुकेशन पार्क है, स्पोर्ट्स सिटी है, इसके अलावा और बहुत सारे टूरिज्म पार्क है। वो किस तरह बन सकेंगे वो जब तक आप इसके लिए ज़मीन एक्वायर करने के लिए आपके पास पैसे नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया अनवर हुसैन सुमरा हमारे साथ थे। आपका नाज़रीन हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। प्रोग्राम के लिए फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।